Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 6th of the September 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज 6 सितंबर 2023 को जो द हिंदू में एडिटोरियल पब्लिश है उसमें जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन है और साथ ही साथ जो है द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है अभी 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में जो है 15वां ब्रिक्स समिट था। ये उसी के रेफरेंस में है कि इसके एक्सपेंशन का जो एक्सपेंशन हो रहे हैं 6 नए कंट्री ऐड हो रहे हैं उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस आर्टिकल में हम इसे आज डिस्कस करेंगे। बता दें ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक समूह है जिसमें ये अपनी एक रीजनल लेवल पर हर जो है कॉन्टिनेंट से इसमें एकुमुलेशन हुआ है। इसमें भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रसिया, चाइना, ये 5 देशों की ग्रुपिंग है। अब इसको और भी एक्सपेंशन करने की बात की जा रही है, लेकिन इस आर्टिकल में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इस आर्टिकल एक्सपेंशन के बाद क्या क्या वर्ल्ड आर्डर में चेंजिंग आएगी और स्पेशली ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं इनके आपस में जो इंटर रिलेशन है उसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगी और जो यूनाइटेड नेशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनके ऊपर भी क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्या इफेक्ट इनका हमारे ऊपर है और हमारा इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स नेशन को हम देखते हैं तो जो 22 से 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की समिट हुई 15th, तो ये याद रखने वाली बात है कि ये 15th थी। और बता दें इसकी जो समिट होती है ये इनके इसी आर्डर BRICS के आर्डर में ही इनको ये होस्ट करने की जो है इनको मिलती है, होस्ट करने की प्रक्रिया की जाती है। अब साउथ अफ्रीका के बाद अगली बार ब्राज़ील इसे होस्ट करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। इस तरीके से इनकी जो है होस्ट करने की पावर मिलती है। अगर देखा जाए इसमें जो 6 देश ऐड किए जा रहे हैं स्पेशली जो है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका अब तक थे, लेकिन जो 6 देश ऐड किए गए ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये वेस्ट एशिया से हैं और साथ ही साथ इजिप्ट और इथियोपिया ये जो हैं अफ्रीका से हैं। साथ ही साथ एक देश अर्जेंटीना है लैटिन अमेरिका से, यानी अब साउथ अमेरिका से 2 देश हो जाएंगे, लेकिन एशिया से देशों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और देखा जाए तो कुल करीब 40 देश जो हैं इंटरेस्ट शो किए हैं को ब्रिक्स के मेंबर बनने चाहते हैं और 22 कंट्री तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फॉर्मल एप्लीकेशन को भी सबमिट कर दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो है 2009 से ये प्रक्रिया शुरू हुई। 2009 से एक्चुअल में ये एनुअल मीटिंग हो रही है, काफ़ी पहले से इनका शुरुआत हो चुका है। और जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 2 विशेष जो है मेजर इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका काम है जो है जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उन्हें असिस्ट करना, उन्हें जो है लोन देना, सहायता देना। और दूसरा है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये क्या करता है, जो भी देश हैं जिनके पास अगर शॉर्ट टर्म बैलेंस या पेमेंट की क्राइसिस हो तो उसको जो है फुलफिल करने में, उस प्रेशर को झेलने के लिए सहायता करता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 96 प्रोजेक्ट को अब तक जो है फाइनेंस किया है और करीब 33 बिलियन जो है US$ का इन्वेस्टमेंट किया है 96 प्रोजेक्ट के माध्यम से। जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनको अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये ग्रुपिंग अब आगे स्ट्रांग हो रही है। और ये जो वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन भी खुद 1944 में बनता है। उसके बाद जो उसमें एक्चुअल में सिक्योरिटी काउंसिल बनी जिसे 5 लोगों को परमानेंट मेंबर बना दिया गया और फिर जो है 10 लोगों को नॉन परमानेंट बनाया गया, वो एक बहुत बड़ा क्लैश का पार्ट है। और फाइनली बाद में जो है गैट था जो कि 1948 में, लेकिन बाद में 1996 से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन पर वेस्टर्न कंट्री या अमेरिकन कंट्री का एक दबदबा है और इंडियंस की या एशियन कंट्री की सुनी नहीं जाती। लेकिन अब उसका जो है ये ब्रिक्स का असर उस पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसको देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग में कहा कि एंटोनियो गुटेरेस डिस्क्राइब देम एज रिफ्लेक्टिंग यस्टरडे वर्ल्ड। तो बीते हुए समय के वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हुए वो स्वयं को मानते हैं कि बीते हुए वर्ल्ड को, बीते हुए कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन और वेस्टर्न कंट्री जो है अब तक जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों एरिया में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, अब वो इन्फ्लुएंस घटता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रिक्स के पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ये जो है इनके पास इंट्रा ब्रिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करना एक अपने आप में प्रोजेक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने देखा
कि रसिया के प्रेसिडेंट ने भारत से आने से इनकार कर दिया, पुतिन ने भी भारत आने में जो है असमर्थता व्यक्त किया है, और साथ ही साथ मैक्सिको के भी राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ये जो G20 की मीटिंग भारत में होने जा रही है 9-10 सितंबर को, इसमें पुतिन नहीं आएंगे, शी जिनपिंग नहीं आएंगे और मैक्सिको के भी राष्ट्रपति नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि शी जिनपिंग और ये पुतिन ये तो ब्रिक्स के ही मेंबर हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। चाइना का इंटेंशन साफ है, वो बॉर्डर को हड़पना चाहता है, बॉर्डर एरिया को। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक समस्या है, चैलेंज है, इसको निपटने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो है इनके जो है प्रेजेंस जो है ये इमर्जिंग इकोनॉमिक रूप में उभर रहे हैं। तो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन जो कहता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल बी डायरेक्टेड अचीविंग ए मोर रिप्रेजेंटेटिव फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर। तो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में कहा गया कि हमें जो है एक मोर रिप्रेजेंटेटिव और फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो है आपस में इनका जो इंटरनल क्लैश है इसे भी सॉल्व करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाए तो जो ब्रिक्स नेशन हैं ये 46% पॉपुलेशन को अब कवर करेंगे, यानी जो अब तक इनकी स्थिति थी अब वो 46% पॉपुलेशन, मतलब दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन ब्रिक्स के पास आ जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए इनका वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात के साथ साथ देखा जाए जो ग्लोबल जीडीपी का शेयर है इनका पहले 31.5% था परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, अब ये 37% चला जाएगा। और साथ ही साथ जो जीडीपी G7 की बात की जाए तो 30.7% है, लेकिन अब इनकी जीडीपी 37 पहुंच जाएगी, यानी 7% हमारी जीडीपी जो है G7 से ज़्यादा हो जाएगी। और प्रेजेंट टाइम में जो ब्रिक्स के 5 देश हैं इनकी 23% ग्लोबल एक्सपोर्ट में हिस्सा है। और अब देखते हैं कि जो है 19% अब ग्लोबल के ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और 23% एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो है अब इनका एक्सपोर्ट 3.7% और इंपोर्ट 3% बढ़ने की भी संभावना दिखी जा रही है। इसके साथ एक मेजर इम्पैक्ट की बात कर जाए तो एनर्जी सेक्टर पर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो कंट्री ऐड हो रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, ये क्या है, ये ऑयल रिच कंट्री हैं। तो ऑयल रिच कंट्री होने की वजह से इनके जो है ऑयल एनर्जी सेक्टर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और 2022 में देखा जाए तो 90 मिलियन बैरल पर डे इतने अमाउंट में जो है ये लोग ऑयल प्रोडक्शन किए हैं। और ब्रिक्स मेंबर के पास जो अब तक 20% ग्लोबल आउटपुट था, लेकिन जब ये मेंबर ऐड हो जाएंगे इनके पास 42% ऑयल का पार्टनरशिप होगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, ब्रिक्स नेशन में अगर कोई कंट्री आ जा रहे हैं उनके जो है शेयर 20% से 42% पहुंच जा रहे हैं, इससे भारत को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जो आर्टिकल को भले थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है और इसलिए इसका कोई हमें तो डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता है। दिखता है कि ईरान चाहे सऊदी अरेबिया चाहे यूएई, क्या वो भारत को सस्ते में तेल बेचेंगे? ऐसा तो नहीं है। एन एडिशन ऑफ जियो स्ट्रेटजिक वैल्यू। अब जियो स्ट्रेटजिक वैल्यू की बात की जाए तो जो वेस्टर्न एशिया है इसके जो मेंबर हैं इसमें 30% ऑफ द सऊदी ऑयल प्रोडक्शन गोज टू चाइना एंड इंडिया। तो सऊदी अरेबिया का 35% ऑयल केवल चाइना और इंडिया को मिलता है। और रसिया जो कि पहले चाइना को सप्लाई करता था भारत को भी सप्लाई कर रहा है और वो ब्राज़ील को भी एक मार्केट के रूप में देख रहा है। लेकिन हम जानते हैं सऊदी अरेबिया अगर 35% भारत और चाइना को बेच रहा है तो क्या वो सस्ते में बेच रहा है? नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर बेचते हैं और कार्टेलाइजेशन करते हैं। वो ब्रिक्स को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। भारत भले ब्रिक्स को प्रेफरेंस दे पर ये जो वेस्टर्न कंट्री हैं जो ऑयल रिच कंट्री हैं ओपेक को, इनका एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनको जो है ये लोग प्रायोरिटी देते हैं। ईरान की बात की जाए जो इसमें ईरान ऐड हुआ है तो ईरान को एक्चुअल में जो है पहले ये 4 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन करता था, लेकिन ट्रंप रिजीम में ही जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर अमेरिका में प्रेसिडेंट तभी इसने बढ़ा करके तब से अपनी प्रक्रिया को बढ़ाया और इस समय 2.2 मिलियन बैरल पर डे यानी 22 लाख बैरल पर डे अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। इजिप्ट और इथियोपिया की बात की जाए जो नए मेंबर ऐड हो रहे हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी, इसके साथ साथ जो अर्जेंटीना है जो कि लैटिन अमेरिका का ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसमें भी हमें एक्सपेंशन करने को फ़ायदा मिलेगा। तो रेड सी से हम इतना देख सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी की पॉइंट अगर ये ब्रिक्स ऐड हो इजिप्ट अगर ऐड होता है तो उससे हमें हॉर्न अफ्रीका में जहाँ सोमालिया के डाकू रहते हैं और रेड सी जहाँ की स्वेज कैनाल पास थ्रू होती है वहाँ पर ये थोड़ा सा सिक्योरिटी को हम देख सकते हैं बूस्ट किया जा सकता है।
वेस्टर्न कंट्री को देखा जाए तो जो ये ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे ब्रिक्स के नेशन की आपस में ग्रुपिंग है, इससे वेस्टर्न कंट्री के साथ साथ वहाँ के मीडिया को भी बड़ी समस्या है। और मीडिया ने वहाँ का क्या कहा है, वहाँ के कमेंटेटर ने क्या कहा है कि ये एक्चुअल में इनके पास ये जो ग्रुपिंग है, इनके पास कोई शेयर्ड विजन नहीं है, पहली बात। सेकंड, उन्होंने क्या कहा, बीइंग ए टॉक शो विथ नो वर्थ वाइल अचीवमेंट। ये एक्चुअल में इनके पास कोई ना तो शेयर विजन है, और ये एक्चुअल में सिर्फ टॉक शो है। ये केवल बातचीत करने के लिए एक मुद्दे को प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इनके पास एक्चुअल में कोई वर्थ वाइल अचीवमेंट नहीं है। ये बात सही भी है। ब्रिक्स नेशन हर साल मीटिंग करते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल में कोई फाइनल आउटपुट निकल करके नहीं आता है। तो वेस्टर्न मीडिया की ये बात कहना सही है। जैसा कि हमने कहा, सी जिनपिंग ने अभी चाइना ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को रिप्रेजेंट कर दिया है, रेड पूरे जो है साउथ चाइना सी को अपने में रिप्रेजेंट किया है, ताइवान को अपने देश में इंक्लूड किया है। तो ये जो है मेंटल एवर्जन वाली स्थिति है चाइना की, ये हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें इंट्रा कन्फ्लिक्ट जो है इससे भी बचने की आवश्यकता है। इन द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन while several paragraphs call for wide-ranging reform in international organization, the bulk of the document focuses on intra-BRICS cooperation। तो जो उसमें ये भी देखा गया है कि उसमें जो है नए नए जो वर्ल्ड आर्डर को चेंज करने के, रिफॉर्म करने की बात चल रही है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो इनके फोकस हैं इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन पर, ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सही भी है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी एक साथ आ रही है, 46% पॉपुलेशन आ रही है और 37% जीडीपी को ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो इनका आपस में कोऑपरेशन होना आवश्यक है। सो द मेंबर हैव एग्रीड टू इंकरेजिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसी इन इंटरनल ट्रेड। तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। जैसे भारत ईरान का जब बिजनेस था, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया ईरान पर, तो ईरान ने भारत से जो है जो इंडियन रूपी में उसने बिजनेस किया। दुबई यानी साउथ यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी किया, रसिया ने भी किया, परंतु बाद में रसिया ने डिनाई कर दिया। तो ये जो है आवश्यक, तो जो लोकल करेंसी इंटरनल ट्रेड में प्रयोग करने की बात की जाए, ये अति आवश्यक है। लेकिन हम देखते हैं ये अभी सक्सेसफुल नहीं रहा है, और इस प्रक्रम में देखते हैं हम चाइना को फ़ायदा होता है। जैसा कि रसिया ने भारत से रूबल एग्रीमेंट के बजाय उसने कहा कि युआन में भारत पेमेंट करे या जो है दिरहम में पेमेंट करे। तो इस तरीके से देखते हैं, इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, और उस बार भी ऐसे ही हुआ था। युआन को यानी चाइनीज करेंसी को प्रमोट किया गया था, और फाइनल जो है बिजनेस इंटरनली आपस में म्यूचुअली बिजनेस न होकर के युआन में बिजनेस चला जाता है। चाइना का इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। आगे देखा जाए, इस डिक्लेरेशन में जो वेस्टर्न एशिया है उसमें जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहे हैं, जैसे सीरिया, यमन, पैलेस्तीन, अरब पीस इनिशिएटिव, इन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस की गई। साथ ही यूक्रेन और ग्लोबल टेरर की भी बात की गई है। लेकिन अगर देखा जाए आउटलुक फॉर रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर की, तो 2020 से सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो है श्रग्ड ऑफ द यूएस योक एंड सेव्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो अब जो है सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये दोनों अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बहुत काम करते थे, लेकिन 2020 से इन्होंने अपने रास्ते बदले हैं। सऊदी अरेबिया ने जो है उसने कतर के साथ जो है अपने डी एस्केलेशन एंड डायलॉग एंडिंग द कतर बैकलॉग इन जनवरी 2021। उसने जो है कतर से उसकी जो है खटास आ गई थी, टर्की से आ गई थी जब जमाल खगोसी की हत्या का मामला आया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं उसके ईरान के साथ जो है स्थिति सही नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये सारे देश जो आपस में एक राइवलरी थी, दुश्मनी थी, वो धीरे धीरे सुधार रहे हैं। यही बात यूएई के संदर्भ में भी है, उसने भी जो है इस क्रम में हाथ आगे बढ़ाया है, और वो भी जो है इजराइल से और या अन्य देशों से अपने इस रिश्ते को सही कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है, इसके राइटर जो हैं ये कुछ भी लिखें, लेकिन उनका कहना है कि एक्चुअल में यहाँ पर न्यू कोल्ड वार जैसी सिचुएशन हो रही है। लेकिन इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वर्ल्ड आर्डर क्या कहती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जोहान्सबर्ग समिट जो है ये टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न हिस्ट्री है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी कहती है। लेकिन इसमें हमको ध्यान रखने की बात है कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, इस सभी कंट्री सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, अर्जेंटीना, कहीं न कहीं इन सभी का चीन के ऊपर इनके ऊपर चीन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए भारत और चाइना में, तो चाइना की तरफ उसका पक्ष जाएगा।
ईरान का भी पक्ष चाइना की तरफ जाएगा, जैसा कि हमने देखा चाबहार जो है पोर्ट में मामले में उसने गड़बड़ी किया। फिर मिस्र का, ईरान का, यूएई का थोड़ा पक्ष भारत के पक्ष में रह सकता है, लेकिन अन्य देशों का जो है भारत के पक्ष में नहीं दिखता है। तो एक्चुअल में जो मेंबर ऐड हुए हैं उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है, और ये मेंबर भारत के बजाय चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अगर कोई बायलैटरल इशू क्रिएट होता है तो। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं कि ये जो छोटे में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, टाइम टू डिसाइड। तो टाइम टू डिसाइड में हमें क्या डिसाइड करना है, तो एक्चुअल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं हिली रीजन में, उन्हें हमें ये देखना है कि जो भयंकर डिस्ट्रक्शन हो रहा है फ्लड के वजह से, चाहे ज़मीन धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इन सबको हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति हम देख रहे हैं हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी को जो है बनाया है, गठित किया है, जो कि कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हिमालयन रीजन। उनका काम है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है हिमालयन रीजन की, जो 13 स्टेट हैं वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जो 30 मेंबर की टेक्निकल कमेटी है वो ये काम करेगी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन देखा जाए तो कैरिंग कैपेसिटी इज ए कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी एंड generally refer to the quantity of a species that can thrive sustainably in a defined ecosystem। कोई भी स्पेसी एक डिफाइंड इकोसिस्टम में कितनी उनकी संख्या होगी तो सस्टेनेबली वहाँ पर उनका जीवन संभव है, वहाँ पर वो रह सकते हैं, उनके खाने पीने रहने के हैबिटेट लॉस नहीं होगा, उनको फूड शॉर्टेज नहीं होगा। ये जो है कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करता है। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी देखा जाए तो जो हिमालयन रीजन की हो, जो उसके ऊपर ओवरबर्डेंड हुए हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो जो पॉपुलेशन हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके ही देखा जाए तो नेचुरल जो रिसोर्स हैं जो वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है स्थिति हमको सिचुएशन देखने को मिल रही है। जैसे बात की जाए ग्रासलैंड की, तो अगर ग्रासलैंड पर हम ग्रेजिंग करते हैं तो उसको जो है एक सस्टेनेबिलिटी है। ग्रेजिंग नहीं करेंगे तो जो है जंगल बन जाएगा, वो झाड़ी उग जाएगी, और झाड़ी जो है फाइनली वो बहुत ख़राब तरीके से विकसित होगा। लेकिन अगर प्रॉपर ग्रेजिंग होती है तो फील्ड जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा बना रहता है, वो सस्टेनेबल भी होता है। लेकिन अगर हम ओवर ग्रेजिंग कर देंगे तो पूरी की पूरी फील्ड ही खत्म हो जाएगा, इन्वेसिव स्पेसीज उसमें आ जाएंगी और पूरे बायोम को वो नष्ट कर देंगे। तो इस तरीके के चैलेंज हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पॉपुलेशन बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड तो बढ़ना ही स्वाभाविक है, तो हमारी जो जियोग्राफी है, जियोग्राफिकल फिनोमेना है, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो ऐसा जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है फ्लड आया 2013 में फ्लड आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय एक कमेटी को अपॉइंटमेंट किया था, जिसने कहा था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो है वहाँ पर इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। लेकिन उस कमेटी ने हाइड्रो पावर की बात की, लेकिन बाद में फिर से हमें देखा गया कि जो हम हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ साथ देखें, जो रोड को चौड़े कर रहे हैं, इसके वजह से भी समस्याएं देखने को मिली है, जैसा कि राइटर का कहना है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में एक सर्कुलर जो है सर्कुलेट किया था सभी 13 हिमालयन स्टेट को। उसने कहा था कि सभी लोग एक गाइडलाइन बनाए, अपना एक स्टेटस प्रेजेंट करें। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने भी जो है इसी साल मई महीने में कहा था कि सभी लोग जितना जल्द पॉसिबल हो एक क्राइसिस से निपटने के लिए अपनी एक रणनीति को बना लें। तो हम देखते हैं कि जो डिबेट है, एक्चुअल में जो कन्फ्लिक्ट है, वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोलॉजी को लेकर के चल रही है कि क्या हमारी इकोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों को एक साथ लेके चलना संभव है। तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में तो देखा जा रहा है काफ़ी टफ है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हिली रीजन है और प्लेन रीजन है, जो यूपी बिहार एटसेट्रा गंगा प्लेन से पंजाब का, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी का है, ये प्लेन और हिली रीजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनको हम एक साथ लेकर के एक पैमाने पर लेकर के नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द केस फॉर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हम जानते हैं 9 साल हो गए वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं वहाँ 9 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर जो है बाद में 2014 में वहाँ इलेक्शन हुए, 2018 में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया और 19 में वो राज्य का दर्जा उसका ख़त्म हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने एक कमेटी बनाया है कि जो राज्यों में और यूनियन इलेक्शन को, यानी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को एक साथ कराने की, अभी जैसा कि हम देखते हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंडर में एक कमेटी बनाई गई है।
तो उसी को लेकर के अब यहाँ पर आर्टिकल है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा कि ये डिसाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपल और लोकसभा इलेक्शन तो एक ही साथ कराए जाएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी मार्च 2024 तक कराने की बात की गई है। लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन को कराने की बात नहीं की जा रही, उसमें सिक्योरिटी रीजन दिए जा रहे हैं। जबकि आर्टिकल का कहना है कि 3000 पोस्ट हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जो कि पंचायत इलेक्शन में है। तो जब पंचायत इलेक्शन तो और उसका ब्रॉड बेस हो सकता है, तो विधायकी चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। तो इसी को देखा जाए तो डिस्टॉर्शन इन रिप्रेजेंटेशन, उनका कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो है पिछले 9 सालों से नहीं हुआ है, तो वहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पर अब डिस्टॉर्शन हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर लोगों के ख़त्म हो रहे हैं। और 2018 में प्रेसिडेंट रूल लगा, 19 में इसकी स्टेटहुड खत्म हो गई। तो जो नेक्स्ट और इसके बाद इसको जो नया दर्जा मिला है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जम्मू कश्मीर उसके तरह से किया गया। और उसके कुछ पावर, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं है, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर और ये पावर नहीं होगी, सिक्योरिटी की पावर जो है नहीं होगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वो काम करेंगे। और लद्दाख को इससे अलग रखा गया है। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्शन डिले है उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है, सिक्योरिटी रीजन दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उसमें देखा गया है तो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो चेंजिंग आई है 107 से 114 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई, जिसके ये आर्टिकल में कहा गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने अपना रिपोर्ट तो मई 2022 में सौंप दिया है, लेकिन उससे कंसर्न क्रिएट हुए हैं कि जो 6 सीटें बढ़ाए, 7 सीटें बढ़ाएंगे, 6 जम्मू में बढ़ाई गई हैं और केवल 1 कश्मीर में बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से 56.15% को जो है 47 सीट और 43% को 43.85% पॉपुलेशन को 43 सीट मिल रही है। तो यहाँ तो कोई स्क्यूड नहीं है, लेकिन इस राइटर का कहना है कि स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में मेन यही कहा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के बजाय घट रही है। और यहाँ पर जो है पर्सन जो बाहर से आए हैं कुल उनकी संख्या को देखा जाए, माइग्रेंट की देखा जाए, चाहे पीओके से हैं चाहे पंजाब से जो दलित गए थे, कुल मिला जुला कर कुल 7 लाख नए वोटर वहाँ क्रिएट हुए हैं। लेकिन ये जो है रीजनेबल है। राइटर ने एक पक्षपातपूर्ण भावना से लिखा है, जब जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने सफाई कर्मी का काम करने से इनकार कर दिया। तब भारत सरकार ने कोशिश किया और पंजाब से दलितों को ले जा करके वहाँ पर बसाया गया और कहा गया था कि उनको पूरी जो है ज़मीन दी जाएगी, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ उनको सभी अधिकार दिए जाएंगे। परंतु आज भी 1948 से लेकर के आज 2023 तक, एक्चुअल 2019 तक उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए। तो इनके वजह से इनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस राइटर को थोड़ी मिर्ची लग रही है, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन तो वहीं के रहने वाले, जो पीओके जो पाकिस्तान से भारत आए हैं वे लोग कश्मीर में रहते हैं, परंतु उनको वोटिंग राइट नहीं है। अब उनको वोटिंग राइट दी जा रही है। कुल 8.7 लाख नए वोटर बढ़ रहे हैं, जबकि 4 लाख वोटर को नाम कट भी किया गया है। उसके बाद कुल 78.4 लाख वोटर अब वहाँ पर हो जाएंगे। पिटिंग वन अगेंस्ट द अदर, इसके साथ साथ कहा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने जो है बिल पेश किए हैं, फर्स्ट जो बिल है, 4 बिल हैं, जिसमें फर्स्ट है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए सीट रिजर्व करता है, जिसमें एक वीमेन होगी और एक जो है डिस्प्लेस पर्सन होगा, जो कि पाकिस्तान टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का पीओके हिस्सा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से आए। और इन सभी को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही नॉमिनेट करेंगे। सेकंड बिल है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें भी पहाड़ी कम्युनिटी को जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, जो कि पहले गुज्जर और बकरवाल के साथ था। तो इसका असर पीर पंजाल रेंज में पढ़ने वाला है, पीर पंजाल रेंज और लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है उस पर असर पड़ने वाला है। थर्ड बिल है कि द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट 23, इसमें जो है वाल्मीकि कम्युनिटी को भी ऐड किया कि यही वाल्मीकि कम्युनिटी है जो वहाँ के टॉयलेट साफ करती है और इनको आज तक कोई ज़मीन जायदाद चाहे कोई राइट्स नहीं दिए गए। आज तक ये बेघर हैं, एक वहाँ 1948 से लेकर आज तक ये बेघर हैं, तो इनको भी राइट्स दिया गया है। तो राइटर को मिर्ची लग रही है। और द फोर्थ द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें जो है नए प्रोविजन ये जोड़े गए हैं कि जो 15
जो है अदर बैकवर्ड क्लास हैं ओबीसी में 15 और कास्ट को जोड़ा जा रहा है। जो 15 जोड़े जा रहे हैं उसमें वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजी थे और गोरखा वगैरह को ऐड किया गया। जो पंडित कश्मीरी जो है पंडित थे, जो माइग्रेंट थे, उनको जो है ये अब उनको ऐसा कहा गया कि उनको कुछ रिजर्वेशन दिए जाने की आवश्यकता है जो कि पहले नहीं दिया जाता। तो गुज्जर ने पहाड़ी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया, और नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उनके पास चारा ही क्या है। तो इनका यही कहना है कि वहाँ पर जो है कश्मीरी जो है लोग हैं उनकी जो है राइट्स छीन रहे हैं। वहाँ पर जो है लोगों के जो बहुत सालों से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था वो कॉन्फिडेंस टूट रहा है, और यहाँ के जो है डिफरेंट जो है एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने शेयर किया है। लेकिन हमें खुद लगता है कि राइटर ने स्क्यूड ओपिनियन रखा है, उन्होंने सभी पक्षों को नहीं रखा है, क्योंकि उनका खुद मानना है कि जो वहाँ के कश्मीरी हैं उन्हें सारा राइट मिलना चाहिए। और आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कहता है जो उसे वो दरकिनार कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी देश के किसी भी हिस्से में जाके बस सकता है। और इसी में देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उसके एक पार्टिसिपेंट को कि वो एक जो है हलफनामा दाखिल करे कोर्ट में कि वह मानता है कि भारत जो है जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और भारत के संविधान में निष्ठा रखता है, एलिजेंस जो है रखता है। ये जो है बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है। उसको जो है कल 5 सितंबर तक ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करे, अदरवाइज उसको उसका पार्ट माना ही कैसे जाएगा। तो ये है आर्टिकल। आगे देखा जाए तो एक आर्टिकल है कू इन द गैबन। गैबन जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और एक्चुअल में देखा जाए तो ऑयल रिसोर्स, ये ऑयल रिसोर्स पेट्रोलियम ऑयल रिसोर्स कंट्री है, और ये ओपेक का मेंबर भी है। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कंट्री अफ्रीका में है, जैसे वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में तो देखा जाए तो सूडान, माली, बुर्किना फासो, गिनिया, या इसके अलावा भी और सारे देश हैं जिसमें जो है मिलिट्री का शासन चल रहा है, वहाँ पर कू हुए हैं, तख्ता पलट हुए हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वहाँ पर नाइजर में हुए हैं पिछले महीने, और अब जो है वहाँ पर गैबन में भी तख्ता पलट हो गया। लेकिन गैबन का तख्ता पलट थोड़ा अलग था। वहाँ पर जब गैबन में तख्ता पलट हुआ है तो जनता ने खुशी मनाया है, और जनता जो है रोड पर जो है खुशी के मारे झूम रही थी। अगर बात कीजिए माली, बुर्किना फासो, नाइजर की, तो एक्चुअल में इस्लामिस्ट मिलिटेंसी से जो इस्लामिक जो है अतिवाद है उससे वो प्रभावित देश हैं। और वहाँ के जो ये जनरल्स हैं, इन जनरल्स का कहना है कि हम वहाँ पर जब पावर में आएंगे तो वहाँ पर हम सारे लोगों के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अगर देखा जाए तो इसका आर्टिकल का हेडिंग है अफ्रीकन नेशंस आर फेसिंग प्रेशर फ्रॉम रिस्क टेकिंग जनरल्स। हमने सुना होगा कि रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, रिस्क टेकिंग बिजनेसमैन होते हैं, स्टूडेंट रिस्क लेते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी नीट की या कैट की तैयारी करते हैं। लेकिन हम अफ्रीका में देख रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर रिस्क टेकिंग जनरल्स हैं, स्टूडेंट नहीं हैं, वो जनरल्स ही रिस्क ले रहे हैं और वहाँ पर पावर सत्ता का तख्ता पलट करके पावर में आ जा रहे हैं। तो जो ये हुआ है गैबन में, देखा जाए तो ये जो है उसके पिता जो है करीब 42 साल शासन किया, और ये भी जो है प्रेसिडेंट जो था वो 2009 से ही शासन कर रहा था। तो इसने कहा था, जो अली बोंगो नाम है, अली बोंगोज अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द ऑयल रिच कंट्रीज रिजर्व फॉरेस्ट which cover 90% of Gabon earned him international applause, but at home he never managed to fill his father's shoe. वो उसके पिता ने 42 साल शासन किया, परंतु ये जो है 9 साल शासन करते ही इसके सत्ता के तख्ता पलट के। लेकिन उसने कहा था कि जो ऑयल रिजर्व हैं उन्हें हम संरक्षण करेंगे। इसके वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी जो है तारीफ हुई थी, प्रशंसा हुई, परंतु अपने ही देश में वो ऐसा न कर सका। तो गैबन जो है एक ओपेक मेंबर है, और इसको देखा जाए तो अफ्रीका में ये एक रिचेस्ट कंट्री है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो गैबन एक रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 1/3 करीब 1/3 लोग यानी करीब 2.4 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो भयंकर गरीबी में हैं। यानी करीब 40% लोग ऐसे हैं जिनकी जो 15 से 24 साल की उम्र है और वो अनएम्प्लॉयड हैं। जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि वहाँ पर जो है 40% अनएम्प्लॉयड हैं। 2.4 मिलियन यानी 24 लाख पीपल ऐसे हैं जो कि गरीबी के मार झेल रहे हैं। ये उस स्थिति में है जब गैबन की पर कैपिटा इनकम पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, यानी जॉबलेस ग्रोथ
स्क्यूड डेवलपमेंट, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। तो ये अफ्रीका में कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट देखा जाए तो ट्रेडिशनल रिजीम आर कमिंग अंडर इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम विद इन ए जनरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग जनरल आर मार्किंग स्विफ्ट मूव टू ग्रैब पावर। तो जो रिस्क टेकिंग जनरल्स हैं ये पावर को ग्रैब करने के लिए स्विफ्ट मूव मतलब ये ऐसे जो पावर को ग्रैब करेंगे कि लगेगा हाँ ये जनता के पक्ष में है। तो ये स्विफ्ट मूव टू ग्रैब पावर कर रहे हैं रिस्क टेकिंग जनरल्स। आर्टिकल में हेडिंग अच्छा दिया गया है। सो ऑल दिस कंट्री वेयर फार्मर फ्रेंच कॉलोनी। तो ये जो कंट्री जहाँ पर तख्तापलट हो रहा है, कू हो रहा है, ये फ्रेंच जो है फ्रांस के कॉलोनी कभी रहा करते थे, लेकिन अब नहीं है। तो फ्रांस चाहता है कि इनके ऊपर इफेक्ट आज भी रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इन लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश किया नाइजर पर नाइजर के उस जनरल ने, रिस्क टेकिंग जनरल्स ने कुछ भी इन लोगों के सुनने से इनकार कर दिया। गैबन हैज़ ऑलरेडी रिप्लेस फ्रांस विथ चाइना। और गैबन ने जो बिजनेस पार्टनरशिप की बात की जाए उसने फ्रांस से अपने कट कर लिए और चाइना के साथ उसने अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो डिफरेंट आर्टिकल हैं ये हमारे जो है वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल सिचुएशन क्या है, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो और चाहे अब जो है 9 और 10 सितंबर को भारत में नई दिल्ली में G20 की सम्मेलन होने जा रही है। तो ठीक है, इस आर्टिकल में आज बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।